हेलो दोस्तों, आज है हमारी 15 फरवरी और आज हम लेकर आए हैं 15 फरवरी के आर्टिकल को। देखते हैं आज के आर्टिकल में हमारी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। 15 फरवरी का हमारा ये आर्टिकल है, इसमें ख़ास बात देख लेते हैं। सबसे पहले इसका कोटेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है। सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहाँ वे जाना चाहते हैं। महान नेता वहाँ ले जाते हैं जहाँ लोग जाना नहीं चाहते फिर भी जानने की आशा रखते हैं। ये कहा है रोजलिन कार्टर ने। इसका मतलब जो महान नेता होते हैं वो लोगों को वहाँ ले जाते हैं जहाँ वो जानने की आशा रखते हैं। चलिए आर्टिकल पढ़ लेते हैं। पहला आर्टिकल है हवाई दुर्घटनाओं का बढ़ता दायरा। आप देखते होंगे दिन पर दिन हवाई दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, है ना। कितने सारे प्लेन हमारे क्रैश हो चुके हैं। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। दुर्घटनाओं से दुनिया भर के विमान उद्योग और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की दायित्व सामने आती है। ऐसी स्थिति में देश दुनिया की विमान सेवा और उनके प्रबंधन के प्रति कई शंकाएं उभरती हैं। चलिए जी पढ़ते हैं इसमें क्या है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के समीप पिछले महीने हवाई अड्डे पर उतर रही यात्री विमान से एक हेलीकॉप्टर के टकराने के कारण विमान में सवार सभी 64 लोगों की जान चली गई। सोचिए आप, अमेरिका जैसे बड़े देश में ऐसा हो गया। हादसे के बाद विमान 2-3 टुकड़ों में टूटकर पास ही पोटोमेक नदी में जा गिरा। पोटामेक नदी में बर्फीला पानी जमा था। टक्कर के बाद अगर कुछ यात्री के जीवित बचने की संभावना रही भी होगी तो ठंड बर्फीले पानी में उनके डूबने के कारण खत्म हो गई होगी। अमेरिका के विगत 25 वर्ष के इतिहास में ये सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। कंसास के विजिटर से आ रहे विमान के उतरने का समय पूर्व निर्धारित था। उस समय विमान में अमेरिकी और रूसी नागरिक सवार थे। अमेरिकी एयरलाइंस के मुख्य कार्यालय के अनुसार उन्हें कोई जानकारी नहीं कि सैन्य हेलीकॉप्टर विमान के मार्ग में क्यों आया। ये एक सैन्य हेलीकॉप्टर विमान में आकर ये दुर्घटना हो गई। यानी कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। पिछले एक माह के दौरान दुनिया में यह तीसरी विमान दुर्घटना है। तीसरी है। दुर्घटनाओं से दुनिया भर के विमान उद्योग और उसमें कार्यरत कर्मचारियों की दायित्वहीनता सामने आती है। ऐसी स्थिति में देश दुनिया के विमान सेवाओं और उनके प्रबंधन के प्रति कई शंकाएं उभरती हैं। अमेरिका में अभी की और एक माह पूर्व दक्षिण कोरिया की दोनों घटनाएं हवाई अड्डे पर विमान के उतरने के दौरान घटी हैं। ऐसी घटनाएं अप्रत्याशित हैं। दक्षिण कोरिया में भी हुआ था। इन परिस्थितियों में दो ही आशंकाएं हो सकती हैं, या तो इन हादसों के पीछे कोई साजिश थी या फिर विमान के उतरने के दौरान विमान के संबंधित कर्मचारी ने अपने दायित्वों का पालन नहीं किया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे और क्या बात कह रहा है। इससे पहले 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस विमान में कुल 181 लोग सवार थे। मुआन हवाई अड्डे पर उतरते हुए उसमें आग लगी और देखते देखते 179 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के 4 दिन पहले 25 दिसंबर का अजरबैजान एयरलाइंस का एक विमान कजाकिस्तान के अवक्ति हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में सवार 69 में से 38 लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। इसी दौरान कनाडा का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस घटना के प्रत्यक्ष चलचित्र, लोगों के शव और क्षतिग्रस्त विमान के अंश उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर दुर्घटना के कारणों की जांच की जा सकती है। आज तक ऐसे विमान और उसके यात्रियों को कुछ पता नहीं चल सका है। यह आधुनिकता, प्रगति और विज्ञान पर सवाल है। सोचो, इतना हमने टेक्नोलॉजी कर लिया लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 28 जून 1856 से लेकर के 14 जुलाई 1800 तक कुल 5 वायु वाहन यानी कि हाइड्रोजन गुब्बारा दुर्घटना या अदृश्य हुए थे। इसके बाद वर्ष 1901 से 1919 तक कुल 13 वाहनों की दुर्घटना हुई। इनमें से 11 लोग रहस्यमय ढंग से अदृश्य हुए। इसी सदी में 1920 से 1939 के बीच 49 विमान दुर्घटनाएं में मर जाने का पता नहीं चल पाया। जैसे जैसे दुनिया में वैज्ञानिक, औद्योगिक, यांत्रिक और प्रौद्योगिकी में उन्नति होती रही, उसी गति से परिवहन दुर्घटनाग्रस्त होते या दृश्य होते रहे। वर्ष 1940 से 1959 की अवधि में 75 विमान आकाश में गायब हो गए। वर्ष 2000 से 2019 के बीच कुल 18 घटनाओं में से 295 लोगों की जान चली गई। इस अवधि में 8 मार्च 2024 को मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग 777-200 की दुर्घटना भी शामिल है। वर्ष 2019 तक यह सबसे बड़ी दुर्घटना विमान में थी। इसमें 229 लोग सवार थे, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला है। सोचो, इस घटना के बारे में ये प्रमाणित तथ्य है कि विमान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिंद महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। हालांकि घटना के बहुत दिनों बाद विमान के कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन विमान भी अब भी अदृश्य है। इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को फ्रांस से उड़ा एक विमान अत्यधिक घने बादलों में गायब हो गया। उसमें 2 लोग सवार थे। जहाँ तक 2 बड़ी विमान दुर्घटनाओं की बात है
तो उनमें मलेशियाई बोइंग और दक्षिण कोरिया के यात्री विमान के साथ हुई दुर्घटनाएं सबसे बड़ी और भयावह हैं। इनमें क्रमशः 239 और 19 लोगों ने अपने प्राण गंवाए। पूंजीपतियों के स्वामित्व वाले अनेक निजी विमान भी यहाँ वहाँ समुद्र के ऊपर किसी दुर्गम पहाड़ या यगन वनों के ऊपर आकाश में सहज परिस्थिति में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। भारतीय और विदेशी वायुसेनाओं के भी कई विमान आसमान में रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। भाई आप देखिए, जो विपिन हमारे जो आर्मी चीफ थे विपिन, वो भी कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर की जो दुर्घटना हुई वहीं पर उन्होंने जान गंवानी पड़ी अपनी। यही नहीं, आकाश में समुद्र से ऊपर एक निश्चित दूरी पर उड़ने वाले अनेक विमान अत्यंत रहस्यमय परिस्थितियों में दृश्य हो चुके हैं। ऐसे रहस्यों का 1.5-2 सदियों बीतने के बाद भी आज तक उद्घाटन नहीं हो सका है। आधुनिक एवं नवोन्नत आधुनिक उपकरणों के साथ वर्षों तक ऐसे गायब विमानों को ढूंढने के लिए अनेक अभियान भी चलाए गए हैं। अनेक देशों ने पारस्परिक खोज अभियान भी चलाए, मगर अंततः सब विफल रहे। आज जब लगभग पूरा विश्व आकाश मार्ग से परिवहन का अग्रणी माध्यम बना हुआ है, तो विमानों के गायब होने, दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाएं आकाशीय परिवहनों के प्रति शंकाएं बढ़ाती हैं। इन परिस्थितियों में विमान यात्रा दिनों दिन असुरक्षित होती जा रही है। विमान यात्रा असुरक्षित हो रही है, लोगों का उस पर से फिर विश्वास भी उठने लगेगा। देश दुनिया की विमानन कंपनियों और विमान से संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों को व्यापक स्तर पर यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वे रहस्यमय ढंग से गायब होने वाले विमानों को प्रमाणिक कारण सोचें। यानी कि उन्हें देखना चाहिए कि किस वजह से वो विमान गायब हो रहे हैं, किस वजह से हादसा हो रहा है, विमान हादसों के कारण का पता लगाएं। ऐसे कारणों पर स्थायी रोक लगाने के उद्देश्य वैमानिक अभियंत्रण को लेकर विमान प्रबंधन पर विचार हो। इसके लिए विमान उद्योग की आरंभ से लेकर अंतिम गतिविधि का दैनिक रखरखाव और निगरानी तो अवश्य आवश्यक है ही। साथ ही विमानों के कल पुर्जे बनाने वाली देश विदेशी कंपनियों के लिए भी कठोर नियम लागू बने, ताकि विमानों के कल पुर्जे पूरी तरह त्रुटिहीन, बाधा रहित एवं हर प्राकृतिक और कृत्रिम समस्याओं से सुरक्षित हों। विमानन सामग्री के निर्माण में लगी हुई कंपनियों के कर्मचारी और प्रबंधन पर वैमानिक परिवहन को सुरक्षित बनाए रखने का सबसे बड़ा दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारों और उड्डयन मंत्रालयों को विमान सामग्री के विनिर्माण में जुटी कंपनियों के साथ संवाद और कार्य मूल्यांकन को नियमित बनाए रखना होगा। यानी कि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें लगानी होगी, ताकि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं वो कम हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पैराग्राफ में सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन हमारा क्या दिया जा रहा है। विमानों के दुर्घटना होने और दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की मौत दुखद है। इससे भी अधिक कष्ट तब होता है जब पता चलता है कि विमान सहित उसमें सवार कई 100 लोग रहस्यमय ढंग से गायब हैं। विडंबना यह है कि विमान जहां से गायब हुआ था उस भूगोल बिंदु से लेकर हर संभव दिशा में वर्षों तक देशी विदेशी सहयोग से आधुनिक साजो सामान के साथ खोज अभियान चलाने के बाद भी न तो विमान का और न ही उसमें सवार यात्रियों का पता चला। वैमानिक परिवहन में यह बहुत प्रतिकूल स्थिति है। इस पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। सुरक्षा विमान यात्रा दुनिया की हर सरकार का दायित्व है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कौन सा है, सहयोग का संबंध। अब हमारे पास आर्टिकल जो आया वो नेक्स्ट है हमारा सहयोग का संबंध। देखते हैं इसमें हमें क्या था। प्रधानमंत्री की इस बार की अमेरिकी यात्रा कई दृष्टि से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी यूएस से गए थे, पहले पेरिस में गए, फ्रांस में, फिर उसके बाद यूएस से गए। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, वो कई मामलों में काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं, खासकर प्रवासियों और व्यापार संबंधों को लेकर। पदभार संभालने के साथ ही जिस तरह उन्होंने भारतीय मूल के वित्त प्रवासियों की पहली केप बेड़ियों में जकड़कर वापस भेज दी, उससे कई तरह की चिंता जताई जाने लगी थी। हालांकि प्रधानमंत्री इस बार राजकीय यात्रा पर नहीं गए थे, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ पूरी गर्मजोशी दिखाई। इस मुलाकात में कई तरह के भ्रम भी दूर हुए। कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप जिस तरह कुछ देशों के साथ व्यापार पर अतिरिक्त शुल्क थोप रहे हैं और अमेरिकी हितों को तरजीह दे रहे हैं, उसमें भारत के साथ भी व्यापार प्रभावित हो सकता है। मगर ट्रंप ने इस कयास को साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो देश जितना शुल्क लगाएगा, अमेरिका भी उस पर उतना ही शुल्क लगाएगा, न कम और न ज़्यादा। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार के फैसले की तारीफ की कि उसने अनावश्यक शुल्क हटाना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय बाजार में अमेरिकी की पहुंच कुछ और बढ़ेगी। फिर भी देखो, ट्रंप ने कहा था कि भैया मैं टैरिफ लगाऊंगा ठोक कर, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी गए तो उन्होंने सामने ये भी कहा कि भैया मैं तो उतना टैरिफ लगाऊंगा कि जितने बाकी देश मुझ पर लगाएंगे। सीधी सी बात है। दोनों देशों ने प्रतिरक्षा, तेल गैस, नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग और प्रतिरक्षा खरीद मामलों में महत्वपूर्ण समझौते किए। अमेरिका भारत को F-35 युद्ध विमान बेचने का इच्छुक है। भारत ने इस पर सहमति दे दी है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, पर भारत मानता है कि इस विमान की खरीद से उसकी सामरिक शक्ति बढ़ेगी। F-35 विमान जो है अमेरिका देना चाहता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ इसके पीछे कोई न कोई, मुझे तो इसकी अमेरिका की चाल ही लगती है, क्योंकि अमेरिका इतना सीधा नहीं है कि जो इतनी आराम से F-35 भारत को सौंप देगा, है ना। एक बार F-35
टर्की ने यूएसए से मांगा था, जबकि टर्की उसका नेटो का सदस्य है, उसको मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि टर्की के पास S-400 है जो रूस का है ना। तो अमेरिका नहीं चाहता कि S-400 और F-35 दोनों का मिलन हो, यानी कि S-400 उसकी कमियां पकड़ सकता है फिर F-35 की, तो ये अमेरिका नहीं चाहता था, इसलिए वो उसने टर्की को देने से मना कर दिया था। लेकिन आज भारत को बिना कहीं दे रहा है, सोचने वाली बात है, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ दया। फिर इसके बाद अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि वह भारत की नागरिक परमाणु ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और हर सहयोग उपलब्ध कराएगा। वह भारत की तेल और गैस संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। दरअसल भारत की चिंता कच्चे तेल की अधिक रहती है। रूस, यूक्रेन और इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई तो कच्चे तेल के मामले में भारत ने रूस से सहयोग लेना शुरू कर दिया। रूस से सहयोग लेना शुरू कर दिया। अब अमेरिका से इस क्षेत्र में सहयोग मिलेगा तो निश्चय ही इस पर दबाव कुछ कम होगा। चलिए देखते हैं आगे हमारी और क्या खास बात है इसमें। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका ने सकारात्मक रुख दिखाया है। उससे दोनों के रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। अवैध प्रवासन को लेकर अमेरिका की चिंता पर भारत ने कहा कि वे अपने नागरिकों को वापस लेने को तैयार है, बेशक उन्हें सब ससम्मान वापस भेजा जाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उन मानव तस्करों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने का वादा किया जो भारत से लोगों को बरगला या बहलाकर दूसरे देश में ले जाते हैं। निश्चय ही अमेरिका के फैसलों के प्रति सकारात्मक रुख है। सबसे अधिक चिंता व्यापार अतिरिक्त शुल्क लगाने से भारत के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता जताई जा रही थी, मगर उस चिंता को दूर करते हुए दोनों देशों ने भरोसा दिलाया कि 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करेंगे। इससे न केवल दोनों देशों का व्यापार घाटा कम होगा, बल्कि दोनों का बाजार कुछ और विस्तृत होगा। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में जिस गतिरोध की आशंका जताई जा रही थी वह समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा की यह बड़ी उपलब्धि है। मतलब हमें लग रहा था कि ट्रम्प जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं भारत पे भी उसी तरीके फैसले जाएंगे, लेकिन जब से मोदी जी वहाँ मिलकर आए हैं तो कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिखाई दी है। कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ने के संकेत मिले हैं, कहीं ना कहीं आपसी दोस्ती की बात देखने को मिली है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वार्ता की नींव। ठीक है, ये मणिपुर के केस में है। मणिपुर में आप जैसे जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। लंबे समय से जातीय हिंसा के दौर से गुजर रही मणिपुर में अंततः राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। शायद केंद्र के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। पिछले 1.5 वर्ष से भी अधिक समय से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन उन पर दबाव तब बना जब राजग की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री पर नैतिक दबाव बना तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर यह दुखद है कि तब तक मणिपुर के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को गहरी क्षति पहुंच चुकी थी। इस्तीफे के बाद बीरेन सिंह के कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने से भी कई विधायक नाराज थे। वहीं नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए सहमति न बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मगर यह अनुभव रहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से किसी भी राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। इसलिए जितना जल्दी हो सके केंद्र को मणिपुर में पारदर्शी निष्पक्ष सरकार का गठन करना चाहिए। वैसे भी राज्य में विपक्ष विधानसभा का कार्यकाल पर्याप्त बचा है, वह अभी भंग नहीं की गई है। ठीक है, पिछले 11 साल में यह पहली बार है कि जब केंद्र की राज्य सरकार ने भाजपा शासित पूर्ण बहुमत वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है। मणिपुर में अभी विधानसभा फिलहाल निलंबित है, यानी अब राज्यपाल वहां से भी प्रशासनिक कामकाज संभालेंगे। कोई दो मत नहीं कि इससे राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित होगी। सवाल है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? भैया कौन है? बीरेन सिंह पर इससे पहले पक्षपात के कई आरोप कोकी संगठनों ने लगाए थे, क्योंकि बीरेन सिंह ने कोकी संगठनों को ये कह दिया था कि वो म्यांमार से आए हैं और मैतेई हैं, वो वहाँ के मूल निवासी है, मगर उनकी एक ने सुनी गई। ऐसा कहा जा रहा था कि इन संगठनों ने शांति वार्ता के लिए मुख्यमंत्री को हटाने की शर्त रखी थी। इस बीच भाजपा के विधायक भी उनसे नाराज हो गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगाकर इसी असंतोष को थामने की कोशिश की है। वहीं बीरेन सिंह के हटने से राज्य में शांति बहाल के लिए वार्ता की उम्मीदें बढ़ गई है। अब कहीं ना कहीं कुकी समुदाय को भी लग रहा होगा कि हाँ, अब बात की जा सकती है, क्योंकि हम जिससे नाराज थे अब उसको हटा दिया गया है। चलिए एक शानदार आर्टिकल और है, बिखरता चूल्हा सिमटता आंगन। ये आर्टिकल बड़े शानदार होते हैं और ये एथिक्स में भी काम आते हैं और आपकी लाइफ में भी काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, इसकी बातें पढ़ लेते हैं। भारतीय सामाजिक परिवेश का वास्तविक स्वरूप एवं संरचना गाँव में रचता बसता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भारत कैसा है तो आप गाँवों में चले जाएं, ऐसा है भारत। संयुक्त परिवार को ग्रामीण संस्कृति के पारंपरिक स्वरूप में देखा समझा जा सकता है। आज भी गांव में जाओगे तो आपको जॉइंट फैमिली मिलेगी, संयुक्त परिवार मिलेंगे, चाचा ताऊ सब एक साथ रहते हैं। उसमें पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट के साथ मजबूती से एक सूत्र में बंधे रहता था। चूँकि देश की आत्मा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, इसलिए मानव जीवन का पहिया बहुत हद तक आपसी सुख दुख के चक्र से आत्मिक समन्वय के लिए गतिमान है।
समाजशास्त्रियों का भी कथन है कि परंपरागत रूप से संयुक्त परिवारों की आपसी समझ के कारण वैमनस्य की गंभीर समस्या का अनुभव नहीं किया जाता था। घरों में बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और दादा दादियों से बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर लिया करते थे। पूरे परिवार को समेटकर सहज कर चलाने की जिम्मेदारी घर के मुखिया की हुआ करती थी। यूं यह दायित्व आज भी वही निभा रहे हैं। संयुक्त परिवार के दौर में घर के सदस्यों के काम अलग अलग बटे होते थे। घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन पकना और खाना बिल्कुल सामान्य ढंग से संचालित हुआ करता था। सभी एक साथ भोजन करते थे, इससे संतुष्टि मिलती थी और आपस में स्नेह बढ़ता था। इसी दौरान दिन भर के अपने अनुभव और सुख दुख भी साझा हो जाया करते थे। सार यह कि इससे परिवार में एका के साथ उसकी शक्ति भी बनी रहती थी। तब परिवार चुनौतियों का सामना मिलकर कर लेता था। फिर अब क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के पहले भारतीय परिवारों का स्वरूप संयुक्त था, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण, शिक्षा और पश्चिमी जीवन दर्शन के प्रभाव से परिवारों की संरचना में तेजी से बदलाव होने लगे। इन परिवर्तनों ने न सिर्फ परिवार के ढांचे को असंतुलित कर दिया, बल्कि सदस्यों के निजी पारस्परिक संबंध और मेल मिलाप की प्रक्रिया, परिवार के अनुशासन और व्यवहार प्रणाली को भंग करने के लिए भी सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी हुए। यानी कि जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जब से औद्योगिकरण हुआ है, जब से शहरीकरण हुआ है, तो लोगों के परिवार टूटते चले गए हैं और आज ये आलम है, एक दूसरे से बात करना तक भी गवारा नहीं है। परिवार एक छोटी इकाई के रूप में नजर आने लगे, चूल्हे अलग अलग होने लगे, खेत बंटने लगे और आंगन के आकार सिमटने लगे। एकल परिवार की धारणा में परिवारों के बीच निजी स्वतंत्रता की चाह ने अपनी जगह बना ली और आभासी आनंद की लहरों में डूबने की नौबत आ गई। काल के प्रभाव में आज तक चूल्हे ने 6 चूल्हों को आकार भले ही दे दिया हो, लेकिन कभी एक साथ बैठकर सीमित व्यंजन के भोजन में संतुष्टि मिलती थी। आज व्यंजनों की अधिकता ने उसके पहले के स्वाद को कमजोर कर दिया है। पहले जो मिल बांट कर रह के एक साथ खाने में जो मजा आता था, आज वो नहीं आता, चाहे हम कितना ही टेस्टी खाना बना लें। घर के सदस्यों के लिए पके भोजन के अंश ही कभी कभी पड़ोसी या खुद के घर में भी अचानक अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती थी, है ना। और आज आज बिल्कुल सिचुएशन अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर पलायन की व्यवस्था ने भी हमारे घर आंगन के आकार और रौनक को कम कर रखा है। अनेक घरों में तो ताले लग गए हैं जो साल 2 साल में खुलते थे। बंद ताले की चाबियां अब गुम हो रही हैं, क्योंकि गृह स्वामी यह तय नहीं कर पाते कि बंद घरों में उन्हें कब लौटना है। जिस आंगन में हमेशा चहल पहल हुआ करती थी, खासकर किसी समारोह में मौसी बुआ की उपस्थिति हर नेक और विधान की जीवन बनाए रखती थी, वहीं गाँव में स्थापित परिवारों के विवाह समारोह अब नगर के होटलों, विवाह भवनों, रिजॉर्ट और सामुदायिक भवनों में आयोजित होने से उनके घर आंगन में अब गोरैया भी दाना चुगने नहीं आती। भाई पहले क्या होता था? पहले गाँव में शादी होती थी, अब क्या है जी, रिजॉर्ट में, मंडप में शादी हो रही है और घर आंगन हमारे क्या है, सूने पड़े। भाइयों के बीच बंटवारे ने घर के कुएं को भी वक्त कर दिया है, साथ ही खेत भी टुकड़ों में बढ़ गए हैं। इससे खेतों के क्षेत्रफल में भी कमी आ गई है। इन हालात में जब समाज की लघु इकाई घर आंगन की परंपरा का शक्ति का क्षरण किया है, तो स्वाभाविक रूप से इसके प्रभाव ने पूरे गांव की विरासती संपदा में भी सेंधमारी कर दी है। यह स्थिति भारतीय परिवारों के लिए आज तक विषम समस्या है, जिसकी जड़ में परिवार के लोगों ने व्यवहार में असंतुलन के कारण कलह, संघर्ष, अविश्वास और अलगाव का मिश्रण है। आज परिवार में व्यक्ति का जीवन जब व्यस्तता, भौतिक सुख, आत्मकेंद्रित होने की ओर उन्मुख है, तो पीढ़ी की परंपराएं, मर्यादाएं उनके गले नहीं उतर सकती। आज तो सभी चाहते हैं सिर्फ हमें आनंद हो। दैनिक जीवन के आचरण के प्रतिबिंब साक्षी हैं कि अब परिवार एक संस्था की मान्यता से अपने को दूर कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, यहाँ तक कि जीविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आउटसोर्स पर निर्भर हो गए हैं। परिवार के सिमटते आंगन का एक मुख्य कारण आर्थिक तनाव भी है, क्योंकि महंगाई की मार के बावजूद आवश्यकता की सूची दिन प्रतिदिन लंबी बड़ी हो रही है। यह पश्चिम के व्यक्तिवादी लोक तात्कालिक सुख चिंतन का परिणाम है कि आज बीमारी, बेरोजगारी, कुपोषण, बुढ़ापा या अन्य किसी संकट की स्थिति में व्यक्ति अपने परिवार में अकेला और असहाय महसूस करने लगा है। भविष्य में अकेलापन और बढ़ने वाला है। सोचो, इतनी सारी फैसिलिटी हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी इंसान को अकेलापन महसूस हो रहा है। परिवार पर आए इस अभूतपूर्व संकट पर पूरा नियंत्रण करना तो संभव नहीं दिखता, लेकिन बढ़ते विघटन के घनत्व को मजबूत इच्छा शक्ति से कम जरूर किया जा सकता है। अधिकांश चूल्हे भले बढ़ गए हों और आंगन की आत्मीयता घट गई है, लेकिन संवेदनाओं को जमा पूंजी में जो कमी हो रही है, उसके लिए एक हिस्से को बचाकर रखना जरूरी है। संतोष का विषय है कि देश के अनेक क्षेत्रों में अभी भी एक चूल्हे पर एक से अधिक परिवारों के सदस्य का भोजन पक रहा है। शायद ऐसे प्रेरक अंश ही वाजे चूल्हे के ईंधन में भावनात्मक वृद्धि करते हुए सिमटते आंगन में स्नेही सुधा बिखेर सकेंगे। एक चूल्हे से परिवार में प्रेम की आंच बढ़ेगी। तो भैया, जो पहले मज़ा आया करता था, लोग एक साथ रहते थे, एक चूल्हे पे रोटी बनती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, सब अपने दुख सुख बांटा करते थे, तो आज वो सब अलग अलग होने की वजह से वो सारा आनंद, वो सारी भावनाएं कहीं ना कहीं हमारी ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये आज का आर्टिकल था। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।